साथियों, राम जय जनवाद। आज जनवादी पार्टी के आगामी कार्यक्रम, भाजपा की नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रीय विकास, इन विषयों को लेकर के फेसबुक लाइव हुए हैं। और यह फेसबुक लाइव हमारे साथियों के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज हम आपसे चर्चा करेंगे जनवादी पार्टी का जो आगामी कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण अभियान है। जैसे बिहार प्रदेश में हमारी अति पिछड़ा वर्ग महापंचायत और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े एवं अति दलित वर्ग के आरक्षण की अलग मांग को लेकर के निकाली जाने वाली जनवादी हुंकार पदयात्रा, और इसके साथ हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारी पार्टी समाज के सबसे कमज़ोर और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उठा रही है। यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी की अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, उसकी राष्ट्र हित में की गई उपलब्धियां और हमारे देश को दी गई दिशा पर भी हम अपना विचार साझा करेंगे। भारत में राजनीतिक और विकासात्मक परिदृश्य में भाजपा ने जो भूमिका निभाई है वह हमारे सभी के लिए गर्व की बात है। और आज हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही में संपन्न अमेरिकी यात्रा पर भी चर्चा करेंगे, जो हमारे भारतीय कूटनीति और तकनीकी विकास का एक नया अध्याय लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवादी पार्टी के आगामी कार्यक्रम। आगामी जनवादी पार्टी की रणनीति जो हमें करना है, हमारे साथियों को करना है। साथियों, हमेशा से आप सब लोग जानते हैं कि जनवादी पार्टी के गठन की बुनियाद में ही एक बात रही है कि समाज में वंचित ओबीसी और एससी वर्ग के लिए जो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक सामाजिक न्याय से वंचित रहा है, जिनकी आबादी इस देश में एक बड़ी है और जिसके वोटों के दम पर ही विभिन्न पार्टियां सरकार बनाती है, उनके लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं और उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और उन संघर्षों के दौरान मैं समझता हूं कि हमारे हज़ारों कार्यकर्ता कई बार पुलिस की लाठियां भी खाए हैं, जेलों में भी गए हैं, बहुत लंबी भूख हड़ताल भी किए हैं और बड़े बड़े जन आंदोलन भी किए हैं। और अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने पिछले दिनों में संघर्ष किया, उस वंचित ओबीसी और एससी के लिए अति पिछड़ा वर्ग महापंचायत बिहार में एवं जनवादी पार्टी के नेतृत्व में जनवादी हुंकार पदयात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम बना है। और जिस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में हम सब लोग चर्चा करेंगे, उसके लिए भी कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है, अभी हम थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, अति पिछड़ा वर्ग महापंचायत जो बिहार में होने वाली है, हम जब बिहार की राजनीति में जनवादी पार्टी के कार्यक्रमों की आधारशिला रख रहे थे, हमने उसी समय नारा दिया था कि बिहार के अति पिछड़ों को राहत नहीं, राज लेने के लिए लड़ना है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की राजनीति में आज तक कोई अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना और उनके राजनीति अवसान के बाद पूरे बिहार का अति पिछड़ा सब दलों की पालकी को, सब दलों की कहारी किया है और सब लोग इसके वोट के दम पर सरकार बनाए हैं। और आज सरकार बनाने के प्रयास में, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, अति पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए भी बड़ी संख्या में वो लोग अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन इस दौर में
जो 2025 के विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अगर अति पिछड़े वर्ग के लोग सजग नहीं हुए और अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए और राजनीतिक रूप से अपने हकों के लिए गोलबंद नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर बिहार में अति पिछड़े वर्ग के बेटे को जो राहत नहीं राज लेने की जो सोच हम लोगों की रही है, उस सोच से अति पिछड़ा वर्ग कहीं न कहीं वंचित हो जाएगा और उसको इस विषय पर उसके दिल और दिमाग को ठीक करने के लिए और राजनीतिक रूप से जनवादी पार्टी के नेतृत्व में लामबंद करने के लिए महापंचायत बिहार में आयोजित की गई है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जनवादी पार्टी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। उसकी डिटेल सूचना और उसके डिटेल कार्यक्रम हमारे पदाधिकारियों के पास बहुत जल्द जाएगा, जिससे हम उत्तर प्रदेश के सरकार पर जन दबाव बना सकें कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को जो आदेश निर्गत किया गया है, उसके अनुपालन में एससी और ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करके सामाजिक न्याय को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाए और इनका अलग आरक्षण दे करके इन्हें राजनीति से लेकर के शिक्षा और नौकरी में वाजिब हक दे। क्योंकि हम यह मानते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल चुनावी लाभ नहीं है, बल्कि असल में उन पिछड़ों और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना है जिनके विकास की उपेक्षा आज तक की गई है। यह महापंचायत और पदयात्रा उन मुद्दों पर केंद्रित होगी जो ओबीसी और एससी समुदायों के सामने है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है की सुविधाएं उनमें सुधार लाना, आरक्षण नीति का सही और न्याय संगत बंटवारा करना। हम इस रैली के माध्यम और पदयात्रा के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन अति पिछड़े वर्ग के हर सदस्य को यह महसूस हो कि जनवादी पार्टी उनकी पार्टी है, हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो नीतियाँ उनके विकास के लिए है उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। आरक्षण की नीति में जो उपवर्गीकरण और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आरक्षण की नीति का सही और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में आरक्षण नीति में उपवर्गीकरण की जो बात की गई है, पहले 30 सालों तक लगातार सपा और बसपा की सरकार रहा, भाजपा की भी सरकार रही। जब भी कोई सरकार कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय देने का प्रयास करती थी, तो ये सपा और बसपा पार्टियां कोर्ट में जाकर के उस मुद्दे को उलझा देती थी और इसे लागू नहीं होने देती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 जजों की खंडपीठ ने जब यह निर्णय दे दिया है कि आरक्षण की नीति का न्याय संगत बंटवारा अगर नहीं किया गया तो सदियों से जो अति पिछड़ा दलित वर्ग आज वंचित रहा है, आगे भी वंचित रहेगा, इसलिए यह अनिवार्य है। तो ऐसे में अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सरकार पर अपने जन आंदोलन से, अपने जन समर्थन से, अपने पिछड़े दलित वर्ग के लोगों की लामबंदी से हम प्रभावित करते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आरक्षण हमारी आवश्यकता है, आरक्षण का वर्गीकरण हमारी ज़रूरत है, आप इसे लागू करो, तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव से पहले अगर यह आरक्षण लागू हो जाएगा तो आगामी 2026 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव में एक बड़ी आबादी में अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पार्षद से लेकर के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन होने का मौका मिल सकेगा और इन जातियों में भी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा रही है उसको पूरा करने का अवसर मिल सकेगा। और मैं जानता हूं कि जब पंचायत चुनाव में अति पिछड़ी दलित जातियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने लगेगा और राजनीतिक रूप से ये ग्राउंड लेवल पर सशक्त होने लगेंगे, तो विधायिका और संसदीय लोकतंत्र
में भी ये सांसद और विधायक भी बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर पार्टियां आज तक यही रहा है कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को लगातार नज़रअंदाज करती रही हैं और पिछड़े वर्ग की जो मजबूत जातियां रही हैं उन्हें ही विधानसभाओं और लोकसभाओं में टिकट देती रही हैं। साथियों, इस मुद्दे को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर के और ओबीसी और एससी के वंचित समुदायों को उन न्याय मिल सके, इसके लिए मेरे नेतृत्व में, जनवादी पार्टी के नेतृत्व में, इस पर आने वाले हफ्तों में हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से मिलकर के भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण नीति का उपवर्गीकरण सही ढंग से लागू हो और अति पिछड़े वर्गों को इनका वास्तविक लाभ मिले। यह बैठक इस दिशा में एक अहम कदम भी होगी, जिससे वंचित और ओबीसी एससी वर्गों के विकास के लिए एक ठोस नीति भी तैयार हो सकेगी। साथियों, जनवादी पार्टी के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आने वाले समय में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से मिलकर के ओबीसी और एससी समुदायों के कल्याण पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही इन वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन पर भी चर्चा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पहल होगी, क्योंकि यह पहली बार है कि एक राजनीतिक दल ने इतनी गंभीरता से अति पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पूरे देश के नेताओं के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस बैठक से हमें उम्मीद है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर हम एक ठोस योजना तैयार कर सकेंगे जो इन वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करेगी। भाजपा की शानदार सफलता की कहानी को भी हम सभी जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है और भाजपा की नीतियां देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, भाजपा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। भाजपा ने हर जगह विकास और सुशासन का एक नया मापदंड स्थापित किया है। महाराष्ट्र में जनवादी पार्टी 90 लोक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यह एक फ्रेंडली फाइट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाल की अमेरिकी यात्रा, जिसमें उन्होंने वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, तकनीकी विकास पर चर्चा की, भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। इस यात्रा ने यह दिखा दिया है कि भारत अब न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्वाड नेताओं के साथ मिलकर के एआई पावर पर जोर दिया है और भारत को इस दिशा में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बनाने का वादा किया है। यह यात्रा न केवल कूटनीति बल्कि देश के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर भी लाएगी। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य को विकास के लिए एक नए पथ पर अग्रसर किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें अपराध दर में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार यूपी में 2017 के बाद से 62% अपराध दर में कमी आई है, जो कि कानून और व्यवस्था की दिशा में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बड़ी लंबी योजनाएं पर काम किया है, चाहे वह एक्सप्रेसवे हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, रोजगार के अवसर रहा हो।
राज्य को समृद्धशाली बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक मजबूत तरीके से किया है और यह सुनिश्चित किया है कि भाजपा के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा सर्वोपरि रही है। बिहार में भी भाजपा ने अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीता है। हाल ही में बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जैसे रविशंकर प्रसाद जी, विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी न तो प्रदेश का सही नेतृत्व कर सकती है और न ही उनके पास जनता के हित में कोई स्पष्ट नीति है। इसके अलावा बिहार में भाजपा का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जनता में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक दूरदर्शी कदम है जो न केवल चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाएगा बल्कि संसाधनों की बचत और विकास कार्यों में निरंतरता भी लाएगा और जनवादी पार्टी भी इस वन नेशन और वन इलेक्शन के प्रस्ताव को देश और समाज और लोकतंत्र के हित में सही मानती है और जिसका समर्थन एनडीए के लगभग सभी दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी और सदस्यता अभियान का एक जो बड़ा संख्या में मापदंड स्थापित किया है, उससे यह निश्चित तौर पर साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनाने में और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, महाराष्ट्र की प्रगति में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जोड़ी का योगदान तारीफ के काबिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुशल नेतृत्व क्षमता ने राज्य को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे वह उद्योग रहा हो, कृषि रहा हो, शिक्षा रहा हो या फिर प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास रहा हो। इन दोनों लोगों ने मिलकर के महाराष्ट्र को स्थिरता प्रदान की है, मजबूती प्रदान की है और उनका समर्पण और दूरदर्शी दृष्टिकोण राज्य को विकास की एक नई दिशा दे रहा है। महाराष्ट्र में एक सुनहरे भविष्य की नींव मजबूती से रखी जा रही है। जनवादी पार्टी के रूप में हमारा और हमारे सभी साथियों का यह कर्तव्य है कि हम समाज के उन वंचित तबकों की आवाज़ बने जो अब भी अपने अधिकारों से वंचित है, विशेषकर अति पिछड़ा और अति दलित, डीएनटी जातियां हैं, डीनोटिफाइड ट्राइबल हैं, जो बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में निवास करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आरक्षण नीति में उनका सही हक मिलना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय की दिशा में वास्तविक बदलाव लाया जा सके। हम लगातार यह आवाज़ उठाते रहेंगे कि इन वंचित समुदायों को आरक्षण नीतियों में उनके अधिकार पूरे मिले और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित उपवर्गीकरण के आदेश का पूरा और सही क्रियान्वयन हो। जनवादी पार्टी हमेशा से वंचित ओबीसी और एससी समुदायों की पार्टी रही है और अति पिछड़े और दलित वर्ग के लिए सामाजिक न्याय मिल सके, इसके लिए संघर्षरत रही है। हमारा उद्देश्य इन वर्गों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाना है ताकि उन्हें समाज में समानता और न्याय प्राप्त हो सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जल्द ही जनवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में वे अपने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर आरक्षण नीति में उपवर्गीकरण पर चर्चा किया जाएगा, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि वंचित ओबीसी और एससी समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो और महाराष्ट्र सरकार उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए। जनवादी पार्टी इन वर्गों के लिए लड़ती रहेगी और उनके हक दिलाने के लिए हर मंच पर आवाज़ उठाती रहेगी। तो आइए हम सब मिलकर
महाराष्ट्र को एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम करें, जहां हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का हाल में संपन्न हुई अमेरिकी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, जिसने भारत के कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व को काफ़ी मजबूत किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एआई पावर पर जोर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच का संबंध अब एआई पावर है और तकनीकी सहयोग पर आधारित होगा, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य पर भी चर्चा की, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से लड़ने के लिए एक संयुक्त पहल की भी घोषणा की गई। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में बल्कि भारत की भूमिका को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी में भी भारत की अग्रणी भूमिका को भी मजबूत करता है। साथियों, अंत में आप सभी को एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। जनवादी पार्टी महाराष्ट्र में 90 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। हमारी पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक मील का पत्थर भी साबित होगी। यह हमारा कदम जनवादी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में भी स्थापित करेगा। यह चुनाव फ्रेंडली फाइट के रूप में होगा, जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने से अधिक महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर, पारदर्शी और विकासशील नेतृत्व प्रदान करना है। हमारा अभियान जनता के मुद्दों की दिशा और पारदर्शी शासन पर केंद्रित रहेगा, ताकि हम महाराष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें। हमारे इस चुनावी प्रयास में आपका समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन कुमार राठौर जी मजबूती से, लंबे दौर से इसकी हम लोग एक लंबी तैयारी काफ़ी समय से कर रहे थे, और आज मुझे लगा कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर के यह बात अपने साथियों के बीच में भी रखा जाए। मेहनत कर रहे हैं और हम सभी मिलकर महाराष्ट्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे और भाजपा के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध राज्य का निर्माण करेंगे। साथियों, इस फेसबुक लाइव में हमने न केवल भाजपा की उपलब्धियों को सराहा, बल्कि अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए भी हमने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस अभियान में हमारा साथ दें, ताकि हम सब मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकें और उनका हक दिला सकें। जनवादी पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, आप सबको मालूम है कि 28 और 29 सितंबर को सासाराम में जनवादी पार्टी का 2 दिवसीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर एवं राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। जो जनवादी पार्टी का आगामी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को कैसे मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर 2 दिनों में हम लोग बैठ कर के चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से मेरा कहना है कि वे सभी इस प्रशिक्षण का भागी बनेंगे, और वहीं से लोगों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित होगी, चाहे वह उत्तर प्रदेश में पदयात्रा की हो या बिहार में पिछड़ा वर्ग महापंचायत महारैली की हो। इन दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी निर्धारित होगी पदाधिकारियों की, जिससे मिल करके हम लोग मजबूती से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में
इसको कामयाब बनाएंगे और जनवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के खड़ी थी उन मुद्दों के साथ अति पिछड़े और अदलित वर्ग को सामाजिक न्याय मिले, जनवादी पार्टी के नेतृत्व में हम सब लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं और ज़्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए साथियों, जय जनवाद, नमस्कार।